गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज फिजिक्स क्लास 11 का पढ़ना शुरू करने वाले हैं और मैं प्रदीप सक्सेना यहाँ कोटा में 20 साल से डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ और अभी अपना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे चलाया है। तो मैं आप लोगों को फिजिक्स पूरा पढ़ाने वाला हूँ। कैसे? तो यूट्यूब पर आपको पूरा इसका थ्योरी वीडियो मिल जाएगा और जैसे जैसे लेक्चर्स प्रोसीड करेंगे, टॉपिक कंप्लीट होंगे, तो मैं साथ साथ आपको उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डीपीपी और शीट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी। तो शीट या डीपीपी कैसे दिया जाए आपको, अब यूट्यूब पे देना तो मुश्किल है, तो इसके लिए इस नाम से, जो मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स बाय प्रदीप सक्सेना, इसी नाम से एक गूगल पर, प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप मिलेगा आपको, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसको कैसे डाउनलोड करना है। आपको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना है और उस पर मैं आपको डीपीपी और शीट वगैरह प्रोवाइड करूंगा और साथ ही उस डीपीपी शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी, एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन। तो ये तो बात अपन बाद में करेंगे, 2-4 लेक्चर के बाद में, जब हम कुछ डीपीपी वगैरह इसमें करने लायक हो जाएंगे। पर पद्धति, सिस्टम ऐसा होगा, यूट्यूब पर पूरा थ्योरी और ऐप के थ्रू डीपीपी और शीट का सॉल्यूशन। अब फिजिक्स में क्या पढ़ने का होता है, कैसे चैप्टर्स होते हैं, उनका क्या वेटेज होता है। तो देखो भाई, जेई हो या नीट हो, इसमें जो सिलेबस होता है वो 11th क्लास का 50% वेटेज और 12th क्लास का 50% वेटेज, मतलब सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, 11th के भी और 12th के भी, और अप्रॉक्सीमेटली दोनों का इक्वल वेटेज होगा जो आपने 2 साल में पढ़ा। अब 11th में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं? तो जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे वो टॉपिक जनरली 11th क्लास में होते हैं, और जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था अभी वो 12th में पढ़ोगे फिर से डिटेल में। तो 11th में जो टॉपिक्स होंगे उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पर। पहला है मैकेनिक्स, दूसरा है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और तीसरा है ऑसिलेशंस प्लस वेव्स। मैकेनिक्स में आप क्या पढ़ते हो? पार्टिकल मूविंग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए, सर्कुलर मोशन वगैरह वगैरह, ये सब मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। हीट में क्या पढ़ते हैं? जो भी टेम्परेचर रिलेटेड क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व करता हो, जैसे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन वगैरह वगैरह। ऑसिलेशन में क्या पढ़ते हैं? सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, T इक्वल टू 2π/L/G, तो ये ऑसिलेशन हो गया। वेव्स में क्या पढ़ते हैं? मैकेनिकल वेव, जैसे आपने कि साउंड पढ़ा था, साउंड की वेलोसिटी निकालना वगैरह वगैरह, उसके बारे में। कितना वेटेज होता है, कितना लेंथ होता है टॉपिक्स का? तो ये मैकेनिक्स अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द सिलेबस होता है पूरे साल भर में, जो हमें पढ़ाना है उसका 70% पार्ट लगभग मैकेनिक्स का होगा। हीट का कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 15%, एंड ऑसिलेशन एंड वेव का भी अप्रॉक्सीमेटली 15%। इस तरह से पूरा 11th कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से 12th की बात करें तो 12th के टॉपिक्स भी 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दूसरा है ऑप्टिक्स, और तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स। तो साहब, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? जो आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेट पढ़ा था, वो सब चीज़ें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में लाइट एज ए रे अपन ट्रीट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेज, प्रिज्म, डिस्पर्शन, ये सब चीज़ें अपन ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मॉडर्न फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स क्यों रखा?
तो मॉडर्न फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स इसलिए रखा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाई हैं, जिनके लॉज अभी तक बन नहीं पाए हैं। जैसे कि लाइट, कोई कहता है कि ये कॉर्पस्कुलर पार्टिकल नेचर की होती है, कोई कहता है कि साहब ये वेव नेचर की होती है। अभी तक पक्का पता नहीं है कि इसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। खोज अभी भी जारी है। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि पार्टिकल नेचर पर ही एक्सप्लेनेबल हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो कि वेव नेचर पर ही एक्सप्लेनेबल हैं, जैसे इंटरफेरेंस। तो कभी तो ये पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही ऐसा लगता है, कभी ये वेव जैसा बिहेव कर रही है ऐसा लगता है। तो अभी जिन चीज़ों की खोज जारी है, जिसके बारे में सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता है, उस सबको अपन ने मॉडर्न फिजिक्स में रख दिया कि अभी के ज़माने की चीज़ें भाई अभी खोज जारी है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि साहब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन होता भी है कि नहीं, फिजिक्स में तो इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना दिया। इलेक्ट्रॉन बीम को वेव नेचर्स के हिसाब से एक वेव मानते हुए लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना दिया। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है, अभी तक उसके ऊपर भी बहस जारी है। तो मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, वेटेज, तो 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे साल भर, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स अप्रॉक्सीमेटली 70% आपका टाइम खाएगा, इसकी लेंथ इतनी है। ऑप्टिक्स अप्रॉक्सीमेटली 15% एंड मॉडर्न फिजिक्स अप्रॉक्सीमेटली 15%। और ये पूरा 6 टॉपिक पढ़ने के बाद में अब आप जेई या नीट देने के लिए जाओगे। तो इसकी पहले तो आपको थ्योरी पूरी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल्स आपको करना ज़रूरी है। भाई नीट में भी लगभग 80% न्यूमेरिकल आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल जो मैथमेटिकल जो टूल्स हैं वो आपके पास में होना चाहिए और आपको वो करते आना चाहिए। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डीपीपी या शीट दूंगा, जिसको कि आप ऐप से डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे, और जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही आपका पकड़ बढ़ेगा। थ्योरी तो अपनी जगह पर है। तो इस प्रकार से ये हमको फिजिक्स में पढ़ना है। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? 11th क्लास में मैकेनिक्स से शुरू करेंगे। तो मैकेनिक्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है? यूनिट एंड डायमेंशंस। तो पहला टॉपिक अपना क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इस पर पहला लेक्चर तो मैं यूनिट के ऊपर ही ले रहा हूँ, दूसरा लेक्चर मैं डायमेंशंस पर लूँगा, और तीसरा और चौथा लेक्चर डायमेंशन के एप्लीकेशन के ऊपर लूँगा। इस तरह से लगभग 4 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ ग्रीक लेटर्स के बारे में बताता हूँ, जिसका कि मैं इस्तेमाल करूँगा सिंबल के तौर पे। कुछ तो आपने देखे हैं, कुछ आपने नहीं देखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपना ABCDEFG होता है हिंदी में, क ख ग घ, उसी प्रकार से ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, सिग्मा, रो, पाई, फाई, आयोटा, एप्सिलॉन, थीटा, ओमेगा, छोटा वाला ओमेगा, कैपिटल वाला, टाउ, ईटा, म्यू, न्यू, साई, काई, जाई, इस तरह से हम लेटर्स को लिखे। तो आप जिनके पास जेई की तैयारी कर रहे हैं, IE इरडो नाम की बुक ज़रूर होगी,
उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा इलस्ट्रेशन में और कुछ डीपीपी में भी दूंगा। नीट वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं है इस किताब की, जेई वाले बच्चों को ज़रूरत है। जनरल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय आई.ई. इरडो, उसमें ये एक टेबल बनी हुई है पीछे इंडेक्स में, और ये सारे लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन भी लिखे हुए हैं इस तरह से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, सिग्मा, रो, पाई, फाई, ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, एक ही बात है, फाई, आयोटा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, थीटा, ये न्यू, साई, जाई, काई, सब इनको इधर करो तो ये हो जाएगा ओमेगा, टाउ, ईटा, म्यू, न्यू, साई, काई, झाई, ऐसे। और आपने इनका यूज़ किया भी होगा, एंगल, जैसे अपने को ट्रायंगल का बताना है तो साहब ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा, इस टाइप से यूज़ करा होगा। वेवलेंथ के लिए आपने लेम्डा का यूज़ किया है। उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी के लिए जो आप एफ का यूज़ करते आए हैं उसकी जगह ये वी जैसा दिखता है, ये न्यू, इसका यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। ये आपने रजिस्टिविटी रो यूज़ किया था, ये सिग्मा है, सिग्मा 6 जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, इसको अपन डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। पाई का यूज़ तो आपने खूब किया है, 2πr, है ना। ये थीटा का भी खूब किया है। तो ये सब ग्रीक लेटर्स हैं बेटा। एप्सिलॉन 1/4π एप्सिलॉन 0 कूलम्स लॉ। फाई का भी आपने यूज़ किया एंगल के लिए। ओमेगा, ये छोटा ओमेगा जैसे अपन लिखते हैं ना, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स इंग्लिश में, ए, तो ये स्मॉल ओमेगा है और ये कैपिटल ओमेगा है। ये टी जैसा टाउ, टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ईटा अपन एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और इसका इस्तेमाल मॉडर्न फिजिक्स में जाके होता है और बहुत कम होता है। तो ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये आपको मैंने बता दिया। कल को मैं लेम्डा बोलूँगा या फाई बोलूँगा या टाउ बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि टाउ एक ग्रीक लेटर है और उससे अपन कोई चीज़ शो कर रहे हैं, जैसे कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ ए फोर्स वगैरह वगैरह। अब बात आई साहब फिजिक्स पढ़ना शुरू करना है तो बताओ फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, फिजिक्स में क्या करते हैं, डिसेक्शन करते हैं क्या? नहीं, वो तो बायोलॉजी में करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? सबसे पहले मैंने फिजिक्स को डिफाइन करा। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो क्या होता है नेचर में कि इवेंट्स टेक प्लेस इन नेचर according to some laws of nature, and by observing these events physicists try to discover the laws of nature। जैसे एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, मैंगो भी ऊपर से नीचे गिरा, सेम हाइट से गिरे, सेम टाइम पर ज़मीन में पहुँचे। ये कैसे पता पड़ा? हमने बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया, घड़ी लगा के देखा कितने सेकंड्स में ये यहाँ पहुँच रहा है ज़मीन पर। डिस्टेंस सेम ट्रैवल करने में सेम टाइम लग रहा है दोनों को, तो मतलब कोई तो बात है।
फिर उनके मासेस अलग अलग हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया और सेम टाइम लगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं तो उनका एक्सेलरेशन भी सेम आना चाहिए। मास अलग अलग हैं, तो जो इस मैंगो को फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? अर्थ अट्रैक्ट करती है हर चीज़ को, ये पता पड़ा इससे। तो वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू मास होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम आ रहा है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। तो मास जिसका होगा ज़्यादा उस पर फोर्स भी अर्थ लगाएगी ज़्यादा। जैसे कि एक का मास m है तो उस पर फोर्स F लग रहा है, दूसरे का मास 2m है तो उस पर फोर्स 2F लग रहा है, इसीलिए तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे नापा आपने? तो हमने साहब ये टाइम देखा, डिस्टेंस ट्रेवल देखी, उस फार्मूले से हमने ये पाया कि एक्सेलरेशन सेम है। तो हमने ये पाया कि इसका मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा है, अर्थ लगा रही है, वो प्रोपोर्शनल टू मास है। मास को डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। इस तरह से लॉज ऑफ नेचर, किस लॉ के अंतर्गत ये नेचर के फिनोमिना हो रहे हैं, उसको डिस्कवर करने का जो साइंस है उसको अपन फिजिक्स कहते हैं। तो इवेंट्स टेक प्लेस इन नेचर अकॉर्डिंग टू सम लॉज, एंड बाय ऑब्जर्विंग दीज इवेंट्स फिजिसिस्ट ट्राई टू डिस्कवर, कोई गारंटी नहीं है, ट्राई टू डिस्कवर द लॉज ऑफ नेचर, क्योंकि कुछ लॉज तो अभी तक निकले नहीं है मॉडर्न फिजिक्स में जिनको हम अभी तक पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से अपन ने फिजिक्स को डिफाइन किया। तो फिजिक्स में हमको एक इवेंट को देखना है, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना है, मतलब कुछ मेजरमेंट्स लेना है, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस, कितना एक्सेलरेशन। तो कुछ चीज़ें मेज़र करना है, कुछ क्वांटिटीज़ मेज़र करना है। तो उन क्वांटिटीज़ को हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको आपने मेज़र करना है। तो अगली डेफिनेशन आ गई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी मैं शॉर्ट में इसको PQ लिखूंगा। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आपने जैसे कि लेंथ है, हाइट है, उसको मेज़र किया, तो कैसे मेज़र करते हैं? तो मान लो कि ये मेरा एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड, जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे इसकी लेंथ मेज़र करना है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं जाऊँगा, एक मीटर स्केल लेकर आऊँगा। मीटर स्टिक को मैंने यहाँ लगाया, ये इतना बड़ा 1 मीटर है। फिर मैंने फिर से दोबारा इसको लगाया, ऐसे ऐसे नापा, फिर इसके बाद ऐसे नापा, और इसके बाद में फिर ऐसे लगाया। तो साहब ये 3 मीटर आ रहा है। मतलब लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज़ 3 टाइम्स लेंथ ऑफ ए मीटर। तो मुझे इसमें 1 मीटर की ज़रूरत पड़ रही है ना, मतलब कि एक इस लेंथ को नापने के लिए इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने मीटर कहा कि इतनी डिस्टेंस को हम 1 मीटर कहेंगे, फिक्स कर दिया पूरे यूनिवर्स में। और इससे ये कितने टाइम्स है, उस तरह से हमने इस लेंथ को, इस फिजिकल क्वांटिटी को नापा। तो ये जो है ना स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन मल्टीपल ऑफ विच यू आर मेजरिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वर्क डन, पावर वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है क्या जो कि मेज़र नहीं की जा सकती? हाँ, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड। उनकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम अगर उनका मेजरमेंट नहीं ले सकते तो हम फिर लॉस को डिस्कवर कैसे करेंगे? तो भाई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो इमोशंस से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ईगो, लव, हेट, एंगर। भाई लव को मेज़र कैसे करोगे? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, कितना? 2 किलो, 5 किलो, 100 किलो। इट कैन नॉट बी मेजर्ड। उसके लिए उपमा अलंकारों की
आवश्यकता पड़ती है, जितना चंदा चकोर से करता है, चकोर चंदा से करता है, हीर ने रांझा से किया था, वगैरह वगैरह। यू कैन नॉट मेज़र दैट, यू कैन जस्ट कंपेयर। तो उस तरह की चीज़ों की हमें फिज़िक्स में कोई जगह नहीं है, तो उन सब चीज़ों को बाहर निकाल के रखो। जिनकी यूनिट्स आती हैं, जिसको मेज़र किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को अपन ने फिज़िकल क्वांटिटी के रूप में फिज़िक्स में पढ़ना है। तो अगली डेफिनेशन आएगी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगा? अभी देखा था जैसे 1 मीटर, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी in multiple of which that physical quantity is measured. सिंपल, ये यूनिट हो जाएगी। और ये यूनिट को अपन अच्छे से डिफाइन करके रखेंगे कि भाई इस डिस्टेंस को सब लोग 1 मीटर कहना, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, मीटर नहीं बदलना चाहिए। तो उसको अपने को अच्छे से डिफाइन करके रखना होगा। तो कोई भी यूनिट की क्या खासियत होना चाहिए? इट शुड बी वेल डिफाइंड। और कोई खासियत? तो डिफाइन करने जब बैठेंगे तो सभी लोग उसको एक्सेप्ट भी करें कि हाँ साहब, हम आज से इस यूनिट को इस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं कि इतना बड़ा 1 मीटर होगा। नहीं तो पहले के राजा क्या बोलते थे कि ये मेरा हाथ जो है ना, इसकी लंबाई नाप लो, और हाथ की लंबाई जो है ये गज कहलाएगा। अब राजा बदलते गए तो सिकंदरी गज, सिकंदर आया तो सिकंदरी गज, दूसरा आया तो दूसरा गज। तो एक्सेप्टेंस की भी प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट, वो क्या होना चाहिए? तो पहली तो है इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि भाई 1 मीटर स्टिक ली, प्लेटिनम इरिडियम की रॉड ली और उस पर 2 मार्क लगाए और उसके बीच की डिस्टेंस को कहा कि इसको अपन 1 मीटर कहेंगे। अब साहब वो टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल एक्सपांशन से वो मीटर स्टिक भी लंबी हो जाएगी। तो आपको डिफाइन करते समय स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, जिस पर कि इस रॉड के 2 मार्क के बीच की डिस्टेंस को हम 1 मीटर कह रहे हैं। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड। नंबर 2, इट शुड बी इनवेरिएबल, बदलना नहीं चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। मतलब कि समय बदल जाए, ईयर 2000 के बाद 2020 आ गया, लेकिन मीटर उतना ही बड़ा है। समय के साथ वो बड़ा छोटा नहीं होगा, जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। स्पेस मतलब लोकेशन, अमेरिका में जितना बड़ा है 1 मीटर, ऑस्ट्रेलिया में भी उतना ही बड़ा होगा 1 मीटर। जगह बदलने से उसकी लेंथ नहीं बदलेगी। तीसरा, इट शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल, वरना आपस में लड़ते रहेंगे कि भाई मैं तो फुट में नापूंगा। ब्रिटेन वाले फुट में नापते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अब मीटर में नापना शुरू किया उन्होंने, मेज़रमेंट नहीं तो उनके सारे फिट में। अब मान लो कि एक एयरप्लेन जा रहा है, ज़मीन से कितनी हाइट पर है, तो अभी तो मीटर में बता रहे थे, किलोमीटर में बता रहे थे, और ब्रिटेन के ऊपर से जब वो उड़ रहा तो फिट में बताने लगे। तो चकरा गया पायलट कि यार मेरी हाइट कम है कि ज़्यादा है कि क्या करूँ। तो एक सरी की यूनिट होना चाहिए सब जगह। तो इट शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। एंड फोर्थ इज इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। कि मान लो वो जो मीटर स्टिक है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर दोबारा उसको हम बना सकें। तो इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट में 4 प्रॉपर्टी आ गई। अब आपने एक मेज़रमेंट लिया, जैसे कि मैंने कहा कि लेंथ ऑफ बोर्ड,
तो लेंथ ऑफ बोर्ड मान लो कि आया 3 मीटर। अब अगर मैंने 1 मीटर ना लेकर सेंटीमीटर लिया होता यूनिट, तो वो पूरे बोर्ड पर सेंटीमीटर 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 कितने सारे, हाउ मेनी टाइम्स हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर में आता आंसर, आता ना। तो ये आता आंसर 300 सेंटीमीटर। मिलीमीटर लिया होता तो ये आता 3000 मिलीमीटर। तो इसमें हम एक बात देख रहे हैं कि अगर हम यूनिट को बड़ी कर दें तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाती है। एक फिजिकल क्वांटिटी की जब आपने मेज़रमेंट लेके मेजर्ड वैल्यू रिपोर्ट करी तो 2 चीज़ें आ रही हैं इसमें। एक आ रही है न्यूमेरिक वैल्यू, और एक आ रहा है इसका यूनिट। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूनिट का साइज बढ़ा रहे हैं इन मल्टीपल ऑफ विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, वैसे वैसे न्यूमेरिक वैल्यू कम हो रही है। मीटर है बड़ा तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटा, मीटर की तुलना में सेंटीमीटर है छोटा तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा। तो हम लिख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐसे लिख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू n1 जब यूनिट है u1, n2 फॉर u2, n3 फॉर u3। पर वो जो लेंथ ऑफ बोर्ड है वो तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है। तो ये कुल मिलाकर कांस्टेंट है, किसी भी रूप में दिखाओ इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। यहाँ से n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, मतलब u अगर होगा ज़्यादा तो n होगा कम। इसलिए कहते हैं हम बिगर द यूनिट स्मॉलर इज न्यूमेरिक वैल्यू। ये भी बात खत्म। अब एक बात बताओ कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं दुनिया में, सबकी यूनिट को बैठ के डिफाइन करें तो ज़िंदगी निकल जाएगी। कि इतने एरिया को मैं यूनिट एरिया कहूँगा, इसके मल्टीपल में मैं नापूंगा। इतनी लेंथ को मैंने यूनिट लेंथ कहा, इसके मल्टीपल में नापूंगा। तो कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी यूनिट को डिफाइन किया जाए। अगर कोई सी भी 7 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप डिफाइन कर लो विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दैट इज वन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, देन यू नीड नॉट टू डिफाइन एनी अदर यूनिट बिकॉज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो उनकी यूनिट अपने आप ही इनकी यूनिट के टर्म्स में डिफाइन हो जाती है। जैसे आपने लेंथ को डिफाइन कर लिया कि इसकी यूनिट 1 मीटर है, तो एरिया या वॉल्यूम 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब इस तरीके से लिख लेंगे। तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो वो जिनकी की यूनिट अपने को डिफाइन करना है और एक वो जिनकी यूनिट हम डिराइव कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहला तो है फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, बेस यूनिट। इसकी जो यूनिट आएगी फिजिकल क्वांटिटी की उसको बोलेंगे बेस यूनिट। जैसे मास, लेंथ, टाइम वगैरह अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेके चलते हैं ऐसा ही सिस्टम में। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया लेंथ के टर्म्स में बताया, वॉल्यूम लेंथ के टर्म्स में बताया, तो इसकी जो यूनिट आएगी उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। मीटर स्क्वायर क्या है, डिराइव्ड यूनिट, और मीटर क्या है, बेस यूनिट। तो फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी, एनी 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ
each other. That is, one cannot be expressed in terms of others. और derived physical quantity कौन सी होंगी? Which can be derived or expressed in terms of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें कोई सी भी 7 ले सकते हो, ये ब्यूटी है, ध्यान रखना। ऐसा ही सिस्टम जब हमने डिफाइन करा था तो उसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी ली थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो ये 3 और ये 4, 7 इस प्रकार से ली। तो फिर डिराइव्ड कौन सी हो जाएगी? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह वगैरह। अगर हमने मास की यूनिट मीटर डिफाइन कर ली है तो एरिया की अपने आप मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ, विड्थ, हाइट का मल्टीप्लिकेशन। डेंसिटी क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, kg पर मीटर क्यूब। इस तरह से इनकी यूनिट अपने आप डिराइव हो जाएंगी बेस यूनिट्स की टर्म्स में। तो ये 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हुई। अब जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो पहले कौन से थे? CGS, FPS, MKS। बाद में बना कौन सा? SI सिस्टम 1971 में। तो CGS पुराना है ये, FPS, MKS, इसमें 3 क्वांटिटीज़ की यूनिट को डिफाइन किया था, मास, लेंथ और टाइम। सब जानते हो आप 9th क्लास में, मैंने कहा 11th में जो पढ़ रहे हैं अपन वो एक्सटेंशन है किसका? जो आप 9th में पढ़ चुके हो। तो मास की यूनिट क्या ली थी अपन ने इसमें? ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड। FPS में मास काय में नापा था? पाउंड। ऐसे लिखते हैं इसको। 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। कहाँ पे यूज़ होता है पाउंड? 2 जगह यूज़ होता है अभी भी। जब अपन केक लेने जाते हैं तो बोलता है ये 2 पाउंड का है, ये 4 पाउंड का केक है। या बच्चा जब पैदा होता है तब डॉक्टर बताते हैं कि भाई 6 पाउंड का बच्चा हुआ, 8 पाउंड का बच्चा हुआ, 10 पाउंड का बच्चा हुआ। तो पाउंड FPS सिस्टम में ये P मास की यूनिट है, लेंथ की फुट और टाइम की सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यहाँ पर तो हो जाएगा किलोग्राम, फिर हो जाएगा मीटर और सेकंड। ये पुराने ज़माने की बात हो गई। अब नया ज़माना है जो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI सिस्टम अपन यूज़ करते हैं। तो SI सिस्टम में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ली, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो ली वो 7 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या होता है? ये ब्राइटनेस ऑफ ए सोर्स को मेज़र करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करिए, कौन सा सोर्स कितना ब्राइट लग रहा है आँखों को। अब इनकी यूनिट्स क्या हैं? इसकी यूनिट है किलोग्राम, इसकी मीटर, इसकी सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, कैपिटल K से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A से दिखाते हैं,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE, और उसका एब्रीवेशन क्या है, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसका एब्रीवेशन है CD। ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई साहब, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, है ना। अब इसके साथ साथ जब हम डिफाइन कर ही रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में, तो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी कंसिडर किया, उनकी भी यूनिट डिफाइन कर दी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी डिफाइन करी, कितनी करी, 2। पहली है आपका एंगल फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, इसकी करी रेडियन, शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं, RAD। और दूसरा था सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे SR। प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये एक अलग विषय है, पर उसकी यूनिट क्या डिफाइन करी हमने, वो हमें पता होना चाहिए आज की तारीख में। प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। अब थोड़ा सा मैं आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बताता हूँ। तो देखो, प्लेन एंगल जो है वो एक प्लेन में बनाया जा सकता है, पेपर पे बनाया जा सकता है। एक आर्क है, ये इसका रेडियस है, ये आर्क की लेंथ यहाँ से यहाँ तक नापना है आपको। एक धागा ऐसा रखो सर्कुलर आर्क पे, और फिर उसको सीधा करके नाप लो, तो वो जो लेंथ आएगी उसको आर्क लेंथ कहेंगे। और वो आर्क लेंथ को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, AB के ऊपर ऐसा आर्क बना के। और ये एंगल जो है, ये इसको हमने कहा थीटा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, तो प्लेन एंगल का मतलब होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू AB आर्क अपॉन रेडियस R। अब देखो, आर्क लेंथ अपने आप में मीटर में आएगी, रेडियस भी अपने आप में मीटर में आएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट बनना ही नहीं है। लेकिन नहीं, हमने प्यार से SI सिस्टम डिफाइन करते समय इसकी यूनिट को रेडियन कहा, जो भी आएगा वो इतने इतने रेडियन, ऐसा। ये हो गई प्लेन एंगल की बात। जैसे आप देखो कि अगर पूरा सर्कल है तो उसकी रेडियस R है, तो उसका सरकमफरेंस कितना होता है, 2πr। अगर मैं क्वार्टर सर्कल लूँ, क्वार्टर सर्कल की लेंथ, आर्क लेंथ कितनी होगी, इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो ये π/2 × R ऐसी हो जाएगी। ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा कैसे निकालूँ, तो ये रेडियस R है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो कितना आया, π/2। π/2 क्या, रेडियन, π/2 रेडियन। इस तरह से अपन ने प्लेन एंगल निकाल लिया। फिर रेडियन ऐसा यूनिट हो गई, तो अब हमको डिग्री में एंगल नापना बंद करना पड़ेगा। अब हम बड़े हो गए, क्लास 11th में आ गए। अभी तक हम डिग्री में नापते थे, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम रेडियन में बताएंगे। तो 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसका आधा कर लो, तो पाई अपॉन 180 × 90 ऐसा करा मैंने। क्यों कि सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया, π/2 रेडियन। देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना था, π/180 रेडियन। तो 1 के लिए इतना है π/180, तो 60 के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। मतलब अगर थीटा डिग्री में दिया हो ना,
90 डिग्री, तो इसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये एंगल जो है रेडियन में आ जाएगा। डिग्री को हटाना है, डिग्री में तो आपको पता ही है 60 डिग्री, डिग्री को हटाना है तो डिग्री से डिग्री कटेगा और पाई जो है वो रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना डिग्री में, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उल्टा करोगे कि पाई रेडियन है तो बताओ ये कितने डिग्री, तो क्या करना उसमें उल्टा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना। क्यों? अरे भाई रेडियन हटाना है तो रेडियन काटेंगे और डिग्री लाना है तो आंसर डिग्री में आएगा। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूँ या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो देख लेना किसको हटाना है किसको लाना है। इस तरह से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में अपन कन्वर्ट करते हैं। फिर सॉलिड एंगल के बारे में कुछ बताओ और इसकी यूटिलिटी कहाँ आती है बताओ। तो सॉलिड एंगल 11th में तो आपको कहीं भी यूज़ में नहीं आएगा, 12th में रे ऑप्टिक्स में आपको ये कहीं काम आएगा, और थोड़ा सा गॉस लॉ में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, 2 जगह काम आएगा। तो सॉलिड एंगल को थोड़ा बताओ भाई क्या होता है, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल एंगल है। इट मेजर्स एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ ए कोन। मतलब कि जैसे आपकी टॉर्च है और उसका जो ये माउथ है वो ऐसा कोनिकल है, यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ है, तो लाइट की रे ऐसे निकलेंगी, यूँ निकलेंगे ना। या ये कोन है जिसमें आइसक्रीम भरते हैं, या कागज़ का कोन है जिसके अंदर मूंगफली भरते हैं, कोन है ये। तो ये जो एंगल है ना, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर आइसक्रीम आएगी। इसको अपन सॉलिड एंगल ओमेगा कहते हैं। ये एक प्लेन में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। जैसे मैंने इस एंगल को और बड़ा कर दिया तो ये ऐसा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा हो गया, देखो हाइट तो वही है। अब बताओ आप किस वाले कोन में आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? तो जिसका सॉलिड एंगल ज़्यादा है उसमें माल भी ज़्यादा आएगा, वो बड़ा हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? सॉलिड एंगल तो समझ में आ गया मुझे। तो ऐसा बोला कि इसको रेडियस मानते हुए यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करो स्पेस में, ऐसा स्फीयर। तो ये जो यहाँ से लाइट जा रही है ना, ये लाइट इस स्फेरिकल एरिया पर पड़ेगी, इल्यूमिनेट करेगी। तो ये जो एरिया है किस पर? उस स्फेरिकल सरफेस पर जो एरिया है, दैट डिवाइडेड बाय दिस रेडियस आर। एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल है एरिया प्रोजेक्टेड ऑन फॉरवर्ड स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। और ये काय में नापा जाएगा? स्टेरेडियन में। तो हेमीस्फीयर सबटेंड्स, कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है हेमीस्फीयर? सोचो, इस कोन को मैं और बड़ा 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 करता जाऊं तो क्या होगा? ऐसा दिखेगा। ये वाला एंगल बड़ा करता जा रहा हूँ मैं, सॉलिड एंगल। ये रेडियस है इधर, ये रेडियस है इधर, ये सेंटर है। ये सॉलिड एंगल कितना हो गया? इतना बड़ा। कितना? तो प्लेन में बात मत करो, ये ऐसा 3 डायमेंशनल है, सब तरफ फैला, ये सब तरफ फैला। तो ये आधा स्फीयर बन गया। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर।
पूरे स्फीयर का एरिया 4πr², तो उसका आधा 2πr² डिवाइडेड बाय r², तो ये कितना आएगा 2π स्टेरेडियन। हेमीस्फीयर सबटेंड्स एंगल 2π स्टेरेडियन। ये बात कहाँ मिलेगी जानने को, यहाँ मिलेगी जानने को। और कुछ बताऊँ सॉलिड एंगल के बारे में? तो देखो, मान लो कि ये सॉलिड एंगल की बात चल रही है, ये ओमेगा है। अब अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन निकालूं, मतलब यहाँ से बीच में से मैंने ऐसा इस प्लेन से इसको कट कर दिया, इस कोन को इस तरह से मैंने कट कर दिया, ये सेंटर है ऊपर वाले एरिया का, सर्कल का, तो मुझे क्या दिखेगा? तो मुझे एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, ये C, ये A, ये B, तो ये ABC ट्रायंगल दिखेगा। ये प्लेन में है, प्लेन में, ये तो पूरा ऐसा 3 डायमेंशनल जा रहा है कोन, ये प्लेन में एक एरिया अपने को ऐसा दिख रहा है जहाँ पे चाकू चला। अब ये सेमी वर्टेक्स एंगल अगर थीटा है, ये तो प्लेन में है ना, तो ये तो रेडियन में नापेंगे, तो ये जो ओमेगा होगा वो 2π × 1 - cos थीटा ऐसा होगा। ये थीटा काय में है? रेडियन में, और ओमेगा काय में है? स्टेरेडियन में। देखो हेमीस्फीयर के लिए अगर आप काटोगे तो थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 0, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π स्टेरेडियन। 2π स्टेरेडियन आता है। तो ये एक रिलेशन है, ये भी अपना एक आप में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये बात हुई अपनी फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल के बारे में। अब मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बता दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बता दी। अब नंबर है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो अपन वहाँ पहुँचे हैं डिराइव्ड के पास। उसके पहले इन डेफिनेशंस को थोड़ा समझ लें कि जब वेल डिफाइंड वाली बात करी थी तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को किस प्रकार से अपन ने डिफाइन किया हुआ है। तो पहला है अपना मास। तो ये एक प्लेटिनम इरिडियम का अलॉय का, प्लेटिनम में इरिडियम मिला दिया, प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर है और उसको अपन ने संभाल के फ्रांस में रख दिया और बोला कि इसका जो मास होगा ना वो 1 kg है। उसका रेडियस, हाइट, टेम्परेचर पर सब चीज़ें अपन ने स्पेसिफाई कर दी। इस प्रकार से हमने 1 kg यूनिट को डिफाइन किया। दूसरा है लेंथ। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में 1899 में ये अपन ने डिफाइन किया था कि एक प्लेटिनम इरिडियम की मीटर स्टिक बनाई और उस पर 2 मार्क लगा दिए और टेम्परेचर बता दिया 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है और 1 बार प्रेशर रखना है। तो इस टेम्परेचर, इस प्रेशर कंडीशन में इन दोनों मार्क के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर कहेंगे और इसको संभाल के रख दिया। पर सोचा कि यार अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई किसी कारण से, अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ गया, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, इसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, आगे के मेजरमेंट का क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको किसी और तरीके से अपन डिफ़ाइन करते हैं। तो 1960 में इसको हमने डिफ़ाइन किया कि वेव लेंथ, जानते हो ना वेव लेंथ, ऐसे वेव की ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये वेव लेंथ होती है, लेमडा से अपन शो करते हैं वेव लेंथ। तो क्रिप्टॉन 86 गैस को हाई टेम्परेचर पे जब अपन बल्ब में भरेंगे, उससे निकलने वाली जो लाइट होगी, उस लाइट की जो वेवलेंथ होगी, तो इतनी वेवलेंथ को अगर आप इकट्ठा कर लो, मिला लो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1 मीटर। तो उसका मेजर्ड नंबर है, वो नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 1.65 मिलियन
1.65 मिलियन वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86, ये इसका मास, एटॉमिक मास है। तो इस डिस्टेंस को अपन ने क्या बोला, 1 मीटर। अभी कितनी वेवलेंथ आएंगी, तो ये मीटर तो फिक्स है, ये तो पहले से डिफाइंड है, इसको अदर वर्ड्स में आप डिफाइन कर रहे हो, दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें जितनी वेवलेंथ भी आएंगी उतनी यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा, और वो नंबर रटने में जाएंगे अपन तो पागल हो जाएंगे, वो पूछते भी नहीं। पर हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 1.65 मिलियन वेवलेंथ आएंगी। फिर इसके बाद 1983 में इसको फिर से रीडिफाइन किया 1 मीटर को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मालूम है कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर। एग्जैक्टली ये अप्रॉक्सीमेट का साइन कैसा होता है, ये ऊपर वाला ऐसा बनाना है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 299,792,458 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में अपने को मीटर डिफाइन करना था, तो हमने कहा कि साहब इतने सेकंड में इस स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट वैक्यूम में, उसको हम कहेंगे 1 मीटर। कितने सेकंड में? तो वो निकाला 1/299,792,458 सेकेंड्स में, इन दिस मच सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। अब ये कैसे निकाला? तो देखो, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड पता है, टाइम नहीं पता, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम इंटू स्पीड, ऐसा लिख रहा हूं मैं। तो देखो, स्पीड मुझे पता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 1 मीटर। तो ये इस स्पीड से लाइट कितने टाइम में 1 मीटर चलेगा? तो हमने यहाँ पे लिख दिया 299,792,458 सेकेंड्स। अब देखो, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1 मीटर आ गया। तो लाइट ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दीज मेनी सेकेंड्स इज कॉल्ड 1 मीटर। तो H.C. वर्मा में एक क्वेश्चन है ये कि साहब, जब आपने मीटर को डिफाइन किया तो इतनी ऑड फिगर क्यों लिया आपने? 1/299,792, 1 सेकेंड ले लेते। तो नहीं, 1 सेकेंड में तो वो पता नहीं कितना चलेगा लाइट। हमको तो मीटर को रीडिफाइन करना है, मीटर तो फिक्स है पहले से ही, सारे मेजरमेंट अपन ने ले रखे हैं कि साहब हिमालय का हाइट 8848 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म मीन सी लेवल से इतने मीटर ऊपर है, सारे मेजरमेंट हम मीटर में ले चुके हैं। आगरा से बॉम्बे की डिस्टेंस इतने इतने मीटर या किलोमीटर है। अब मीटर आपने बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, तो ये सारे जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मीटर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है, उसको आप अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब 1 मीटर डिस्टेंस चलने में लाइट को अगर इतना टाइम लगता है, तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि इतने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम को हम 1 मीटर कह रहे हैं, ऐसा उसका जवाब हो जाएगा। मास हो गया, लेंथ हो गया। टाइम की बात करें तो टाइम की यूनिट सेकंड। इसको कैसे डिफाइन किया कि सीजियम
133 एटम हमने लिया, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 9.19 इंटू 10⁹ ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगता है बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट, time taken for these many transitions of electron between two hyperfine levels of ground state। देखो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि एटम के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है ना, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है। तो जो पहली ऑर्बिट होती है ये इसके लिए n = 1 कहते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और बाकी की जितनी भी होती हैं उनको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, क्योंकि एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जा रहा है। तो ये जो ग्राउंड स्टेट है इसका एक एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सिस्टम। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगा रहा है तो कुछ एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब इसमें एनर्जी को डिफरेंस अलग अलग करके अपन ने इसके अलग से भी सब डिवीज़न कर दिए इसके भी, तो ये हाइपरफाइन लेवल्स बन गए। अब इलेक्ट्रॉन कभी इधर चला जाएगा, कभी ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो ये जो ट्रांजिशन करता रहेगा इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में ही, पर यहाँ हाइपरफाइन लेवल के बीच में ट्रांजिशन कर रहा है। तो इतने ट्रांजिशन करने में जितना टाइम लगता है उसको अपन ने 1 सेकेंड कहा। इस तरह से अपन ने टाइम की डेफिनेशन बना ली, सेकंड की डेफिनेशन बना ली। फिर चौथी है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या बनाई? केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं उसको, जब केल्विन में नापा जाता है तो के कैपिटल लिखते हैं। और 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या भला है? देखो मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273.15 केल्विन, के कैपिटल। और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या होगा? लीनियर स्केल है ये, तो ये 273.16 केल्विन हो जाएगा। और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ को एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो बताओ 1 केल्विन कितना होगा? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो ना 1 केल्विन से 273.16 टाइम्स है, तो 1 केल्विन कितना होगा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में 273.16 से डिवाइड कर दो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? अरे 273.16 केल्विन है, उसमें काय से डिवाइड किया? 273.16 से, तो क्या आ जाएगा? 1 केल्विन। तो इस प्रकार से अपन ने केल्विन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, एक रिलेशन होता है C/5 सेंटीग्रेड/5 इज इक्वल टू F - 32/9 इज इक्वल टू K - 273.15/5। अब इससे देखो, अगर मैं कहूँ कि 0 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्रीज, बताओ। तो मैं क्या करूँगा? मुझे डिग्री निकालना है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर निकालना है, केल्विन में टेम्परेचर 0 दिया है तो मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो बताओ सेंटीग्रेड में कितना आया?
273.15 विथ ए माइनस साइन, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। तो C की जगह -273.15 रखोगे तो K मतलब 0 केल्विन आ जाएगा, और K इक्वल टू 0 केल्विन रखोगे तो C मतलब -273.15 आ जाएगा। इस तरीके से यूनिट कन्वर्शन अपन बाद में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भाई, एम्पियर होती है साहब इसकी यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट डिफाइन करने जा रहे हैं एम्पियर। तो इसके लिए ऐसे डिफाइन करा कि साहब दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, कितने लंबे, बहुत लंबे, मतलब इनकी डिस्टेंस बिटवीन वायर्स जो है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ वायर, सो वी कॉल इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर। इसमें सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की करंट अगर फ्लो करें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना के कारण, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है उससे। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स अगर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, फोर्स पर मीटर कितना हो, 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑन ईच वायर। 1 मीटर की वायर लेंथ पर फोर्स कितना लग रहा है वो हमने निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर इन वैक्यूम। मीडियम कौन सा है दोनों वायर के बीच में, वैक्यूम। तो आई जो है ना, करंट फ्लोइंग इन द वायर्स, वो 1 एम्पियर होगी। इस तरीके से अपन ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसकी यूनिट होती है मोल, शॉर्ट में लिखते हैं MOL। MOL, मोल क्या है मालूम है, नंबर है, नंबर। मोल क्या है, नंबर। जैसे डजन, डजन क्या है, नंबर, मतलब 12। 1 डजन पेन, तो पेन लेने गए अपन, 1 डजन पेन लिए एक पैकेट में, स्केच पेन, तो 12 पेन है। इसी प्रकार से अपन केले लेने गए, केले भाई 1 डजन दे देना तो 12 केले देगा। तो मोल क्या है, तो मोल है 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन whose atomic mass is 12। और ये कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आते हैं साहब 6.022 × 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो मोल क्या है, समझ में आया क्या, नंबर है साहब ये। तो इससे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे नापा आपने, मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा कर लो, तो ये जो अमाउंट आएगा सब्सटेंस का, इसको अपन 1 मोल सब्सटेंस कहेंगे। तो इसको नाप सकते हैं, वजन कितना है इसका, हाँ नाप सकते हैं। जैसे केले कई जगह पे तो मिलते हैं कि साहब 30 रुपीज़ डज़न, और कई बार मिलते हैं 30 रुपीज़ पर केजी। तो दोनों में से क्या फ़ायदेमंद है, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, छोटे केले होंगे ना तो वो 1 किलो में ज़्यादा आ जाएंगे, या 12 केले का मास कम होगा, और बड़ा केला हुआ तो 12, 1 दर्जन केले का मास ज़्यादा होगा। तो समझना बात को। जैसे अपन ने हीलियम लिया, तो हीलियम क्या होती है, इनर्ट गैस। हीलियम के एटम्स होते हैं, एटम्स। तो हीलियम के कितने एटम लेंगे, तो हीलियम के हम लेंगे वही 6.02
इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये कहलाएगा 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस। अब इसको जब आप नापोगे ना वज़न, मास इसका, तो मास इसका 4 ग्राम आएगा, मास इसका 4 ग्राम आएगा। इसी प्रकार से आपने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन H2 एटॉमिक फॉर्म में नहीं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो ये बना एक मॉलिक्यूल, ये बना दूसरा मॉलिक्यूल, ये बना तीसरा मॉलिक्यूल। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने को लेना है, कितने? 1 मोल, मतलब इतने ही, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसका मास देखोगे ना, तो इसका मास 2 ग्राम आएगा। मास अलग बात है, मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ कि भाई 1 मोल हाइड्रोजन ले आओ, मतलब इतने मॉलिक्यूल ले आओ हाइड्रोजन के, उसको मैं 1 मोल कहूँगा। हीलियम की बात करूँगा तो क्या बोलूँगा कि 6.022 एटम्स ले आओ हीलियम के, तो वो बन जाएगी 1 मोल हीलियम। अब उसका मास कितना आता है वो बात की बात है। ऑक्सीजन का क्या होगा बताओ? थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ा है आपने। ऑक्सीजन O2, ये क्या था? हाइड्रोजन H2, और ये क्या था? हीलियम, इनर्ट गैस, इसका मॉलिक्यूल नहीं बनता। तो ऑक्सीजन में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल है, एटम, 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल लाओगे ऑक्सीजन के? वही 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे सब। इसका जब आप वज़न देखोगे, मास, तो ये 32 ग्राम आएगा। अच्छी बात है। तो 1 मोल समझ में आ गया। 1 मोल क्या है कि 12 ग्राम अगर ये कार्बन होता तो 1 मोल अपन लेते हैं ना 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका मास कितना आता? 12 ग्राम कार्बन का। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होते हैं इतने होते हैं, ये तो हमको पता है। उतने संख्या में अगर आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स लो किसी सब्सटेंस का, तो हम कहेंगे कि वो 1 मोल सब्सटेंस है। बेटा इसको याद तो करना पड़ेगा, क्लास 11th में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और जेई नीट में ये इतनी बार आप यूज़ कर चुके होगे न्यूमेरिकल करते करते कि आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको लेना है, ये ऐसा नहीं है कि ये फालतू है, अरे कठिन है इसको छोड़ देते हैं। जो चीज़ कठिन होती है वही तो पूछी जाती है परीक्षा में, जो आसान होती है वो थोड़ी पूछते हैं। एक बात ही ध्यान रखना कि पढ़ते पढ़ते जब आपको लगे ना कि यार मैंने 90% तो पढ़ लिया, अभी 10% बहुत कठिन लग रहा है, इसको छोड़ दो यार, देख लेंगे बाद में, तो समझ जाना कि टीचर भी जानता है कि बेटा तुम कहाँ पे जाके रुकोगे। जो चीज़ तुम छोड़ रहे हो ना, बस वही चीज़ वो पूछ लेगा। तो ये लो साहब, कठिन हो गया पेपर, क्योंकि वो हमको नहीं आती थी, तो आपने छोड़ा क्यों? इसलिए छोड़ना नहीं कुछ भी। और क्या बचा लास्ट में? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7वीं फिजिकल क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या होता है? इट मेजर्स ब्राइटनेस ऑफ ए सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट सोर्स, कौन कितना ब्राइट है। तो हमने इसको ऐसे डिफाइन करा कि एक ब्लैक कलर की सरफेस है, ब्लैक बॉडी, ब्लैक कलर की सरफेस है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन अभी? ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी है जिसका एरिया कितना है? 1/600,000 मीटर स्क्वायर, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम टेम्परेचर पे रखा। ये कितना होता है? 1768 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेटिनम एक मेटल होती है, अगर गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगी। कितने डिग्री पर पिघलेगी? 1768 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इससे थोड़ा कम गया टेम्परेचर तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम मेटल 1768 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस ब्लैक कलर की सरफेस को अगर अपन रखें, तो इससे जो देखने पर अपने को
ब्राइटनेस दिखेगी उसको अपन ने 1 कैंडेला कहा। इस तरीके से अपन ने इसको डिफाइन कर लिया। तो ये मैंने आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सारी यूनिट्स के बारे में भी बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे कुछ बातें करूँगा। आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।